जौन जौन भागा है ना अजय, नाम सबका थोड़ा नोट कर लेना। अभी कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हल्का में ले रहा है ना। हाँ हाँ, तो जनरली हम कार्रवाई कर देते हैं हार्ड, है ना। अभी जो जो भाग रहा है ना, अच्छा ये हमको एक चीज नहीं समझ में आता। एक होता ना कि भाई एक 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 कोची अभी ठोक पीट कर रहा है जी, अभी ठोक पीट बचले है का? हाँ? हाँ? अभी लगता है काम बचले है कुछ। कहाँ, इधर इसमें कर रहा है कि ऊपर के बिल्डिंग में कर रहा है? इसी में कर रहा है, नीचे में। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल 46 तक देख लिए थे। आर्टिकल 47 देखना था ना, कि आर्टिकल 47 जो है ये क्या है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? क्या कहता है जी 47? लिखिएगा थोड़ा सा, क्या कहता है आर्टिकल 47? लिखेंगे कि राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard of living of people, and the standard of living of people, and to improve public health, and to improve public health। पोषण के स्तर को बढ़ावा देना, पोषण के स्तर को बढ़ावा देना, पोषण के स्तर को बढ़ावा देना, और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना, लोगों के स्तर को बेहतर करना, तथा लोक स्वास्थ्य को बेहतर करना, लोक स्वास्थ्य को बेहतर करना, लोक स्वास्थ्य को बेहतर करना, और नशा पर प्रतिबंध, और नशा पर प्रतिबंध, एंड प्रोहिबिशन ऑफ। देखिए, नशा पर प्रतिबंध का क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी चीज है ना जो इंटॉक्सिंग टाइप का हो, जो नशीला हो, है ना, तो इसको क्या है, इसके सेवन पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, और यहां पर जो है वजह है ना, तो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात है एक, और बाकी सब चीज को इंप्रूव करने का बात है जी, है ना। नशीला पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है, और इसके अलावे जो भी चीज है ना, जैसे कि पोषण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पोषण को बढ़ावा देना है, तो पोषण को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, तो पोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह का काम करती है जी, है ना। जैसे कि सामान्य तौर पे आप देखें कि बच्चों में न्यूट्रिशन का अभाव होता है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बच्चों के अंदर में होता है।
तो बच्चों के अंदर में न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, तो इसको किया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सामान्य तौर पे ये साधारण घरों में होता है, गरीब परिवारों के अंदर में, कि बच्चों का पोषण से विकास नहीं हो पाता है। आप देखते हैं मतलब जो चौराहे राहे पे जो लोग किसी तरीके से अपना झुपड़ी लगा करके रह रहे हैं, गांव के अंदर में जो लोग के पास रहने का मतलब बेसिक सुविधा भी नहीं है, वैसे लोग के यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ज्यादातर कुपोषण के शिकार होते हैं, है ना। वो लेक ऑफ न्यूट्रिशन का उनका मामला बनता है। तो उनका लेक ऑफ न्यूट्रिशन का जो मामला बनता है उसमें क्या होता है, आप देखते हैं वही हाथ पर एकदम दुबला पतला रहेगा और पेट एकदम उसका निकला हुआ रहेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कुपोषित बच्चा। तो कुपोषण के घर थे ना बोतलवा बदल देने के लिए, बोतलवे देख के अजीब लगता है ना, बोतलवे चेंज कर दो। इतना लग रहा है गोली चलाने का तैयारी हो रहा है, इतना भारी और मोटा बोतल है ना। तो यहां पर क्या है, तो पोषण को बढ़ावा देना, और इसी के लिए सरकार क्या करती है कि उन गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उसके लिए मिड डे मील का प्रोग्राम चलाती है, जो कहते हैं दोपहर का भोजन, है ना। तो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में आप देखते हैं कि दोपहर का भोजन चलता है ना। तो उसमें सरकार पूरा क्या कहती है, मेनू लिस्ट देती है जी, कि भाई बच्चों को मंडे को क्या दिया जाएगा, है ना, ट्यूसडे को क्या दिया जाएगा, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, हर दिन का अपना एक शेड्यूल होता है और उसके हिसाब से सरकार उपलब्ध कराती है चीजों को, लेकिन लोग उसको लागू नहीं करवा पाते हैं ठीक से, है ना। मतलब स्कूल तो फेमस है केवल खिचड़ी के लिए, है ना, कि खिचड़ी बनेगा, लेकिन केवल खिचड़ी का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर में किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेवल को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो उनको भोजन दिया जाए, और इसके लिए ये मिड डे मील का प्रोग्राम स्कीम भी जो है सो चलाया जाता है। ठीक है, तो पोषण के स्तर को बढ़ावा देना है ना, जीवन स्तर को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों का लाइफ स्टाइल भी क्या हो, इंप्रूव हो, लोगों के लाइफ स्टाइल में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और इसके साथ पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है ना, लोक स्वास्थ्य को। अभी आप देखिएगा कि कोरोना जब आया था तो कोरोना का टीका सबको मुफ्त में पड़ा जी, पड़ा ना, 1 रुपया भी ली सरकार के से पैसा। और ये देखिए बढ़ते हुए भारत का ही ये प्रदर्शन है कि पूरे वर्ल्ड में पहला देश हमारा देश बना जो 100% सबको टीका दे दिया जी, सबसे पहले टीका हमने लगा लिया, है ना, और हमने अपना सप्लाई भी किया बाहर के देशों में। ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब वर्तमान में तो हम विश्व की नंबर 1 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में हमारे सिस्टम में, जिस सिस्टम की हम लोग भी आलोचना करते हैं या बाहर भी कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन इसी सिस्टम ने पूरे देश को काफी कम समय में टीका दे दिया कोरोना का। तो उसका क्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाता है, सिस्टम को जाता है कि सिस्टम ने किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम किया, कितना जल्दी जो है सो हमने ये कर लिया। और साथ ही हमने अपने जो गिरी हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी, कोरोना के टाइम पर हमारा जीडीपी रेट था -23 में हम चले गए थे, और फिर कितना मतलब जल्दी से हम रिकवर करके हम आगे आ गए। तो ये सब हमारी बढ़ती हुई विश्वास और बढ़ता हुआ व्यवस्था का ताकत ही इन सभी चीजों को दर्शाता है कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। तो ये सब कैसे हुआ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, स्टेट ने किया। तो किस आर्टिकल के तहत किया, आर्टिकल 47 के अंतर्गत किया, है ना, आर्टिकल 47 के अंतर्गत है जो है सो यहाँ पर ये सरकार के द्वारा किया गया। और इसी में एक चीज है नशा पर प्रतिबंध, है ना, इंटॉक्सिंग पर जो है वो प्रतिबंध का बात है। तो आप जैसे देखते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर में शराबबंदी है, तो शराबबंदी किस आर्टिकल के तहत है जी, इसी आर्टिकल के तहत। आप तो सीधे ये पूछा सकता है कि शराब, बिहार में शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद जो है वो 47 के अंतर्गत जो है सो शराबबंदी किया गया है, क्योंकि नशा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो सरकार के पास है। स्टेट की ये ड्यूटी है कि स्टेट जो है वो नशा पर प्रतिबंध लगा सकता है, इसलिए हर स्टेट लगाता है, जिसको मर्जी करता है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। पहले बंद नहीं था, बंद हो गया, क्योंकि स्टेट को लगा कि हमको इसको बंद कर देना चाहिए, तो स्टेट ने इसको बंद कर दिया। तो क्या है, अब इसको बंद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको पोषण को बढ़ावा देने का बात है, लोगों के लाइफस्टाइल को मजबूत करने का बात है, और साथ ही पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखने का बात है,
और इसके साथ नशा पर प्रतिबंध लगाने का बात है, और इसी के तहत स्टेट अपने यहाँ नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है या नशा पर प्रतिबंध लगा देता है ना। इसी आर्टिकल के तहत स्टेट कानून बना करके बैन कर देता है। तो बिहार में जो शराबबंदी है वो इसी आर्टिकल के तहत बंद किया गया है, क्योंकि स्टेट के पास ये पावर यहां से इस आर्टिकल के माध्यम से मिलता है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है कि और मिड डे मील का जो खाना सरकार प्रोवाइड कराती है वो इसी के तहत प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब आप देखिए, चूंकि अब बीपीएससी क्या हो गया है जी, तो बीपीएससी का जो आपको 30 सितंबर को जो एग्जाम प्रस्तावित है, सितंबर 30 को एग्जाम होगा, तो इसमें अब चूंकि बीपीएससी में सीडीपीओ वाला भी इसी के साथ हो जाएगा, है ना, यहीं पे हो जाएगा सीडीपीओ का पीटी भी, और इसमें जो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जो है सो, अगर आपके अच्छे परफॉर्मेंस है, प्रीलिमिनरी आप पास कर गए हैं अच्छे अंकों के साथ, तो आप दोनों ही मेंस देंगे, आप बीपीएससी वाला भी मेंस देंगे और आप सीडीपीओ का भी मेंस देंगे। दोनों होता है तो दोनों के लिए इंटरव्यू देंगे आप, है ना, फिर आप जो है सो मतलब किसी भी पद पर आपका चयन हो सकता है। तो खास करके जब आप इस वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा। सीडीपीओ वाले मामले में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो होता है, उससे ये आर्टिकल 47 पूछा ही जाता है। अभी जो सीडीपीओ का रिजल्ट भी आया कुछ दिन पहले, जिसका मॉक चल रहा था, तो मॉक देने जो लोग आ रहे थे, तो उन लोगों से हम लोग यही सब सवाल पूछते थे, और बाद में आयोग ने भी यही सब सवाल पूछा। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सीट बहुत कम था, कम ही लोग का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सीट ही आई थिंक 52 के अप्रॉक्स में सीट ही था, तो लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो उनको सवाल यही सब, ये आर्टिकल 47, आर्टिकल 45 जो बच्चों से रिलेट करता है, जो बच्चों से जुड़ा हुआ मामला हो, वो सब यहां से पे पूछा जाता है, या स्टेट के ड्यूटी के संबंध में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हैं, उस सर्विस का वर्किंग कल्चर कैसा है। तो सर्विस के वर्किंग कल्चर के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस आपका वेरी करता है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सीडीपीओ के अंदर में डीपीएसपी से तमाम प्रश्न जो है सो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पोषण को बढ़ावा देना है, नशा पर प्रतिबंध, और ठीक है, और इसके अलावे आपको जो है सो जीवन स्तर को बेहतर करना है, और साथ ही हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 47 के अंतर्गत है, जो कि सारा काम स्टेट करता है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48, है ना, अनुच्छेद 48। अब देखिए, तो आर्टिकल 48 क्या कहता है जी, क्या कहता है 48? और कृषि पर्यावरण को संरक्षण। देखिए, आर्टिकल 48 जो है वो मुख्यतः दो बातें करता है, कृषि और पशुपालन। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन का बात करता है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब यह हुआ कि खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और पशुपालन को भी बढ़ावा जाएगा। अब बिल्कुल इसी में है कि दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, ये इसी के अंदर में है। ऐसे पशु जो दूध देते हो, है ना, तो पशुपालन में प्रोत्साहन का मतलब है, तो प्रोत्साहन मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, थोड़ी ना मारना होता है। अगर आप किसी को मार दीजिएगा तो उसका प्रोत्साहन कैसे होगा? प्रमोशन करने के लिए तो उसको आपको आगे बढ़ने का मौका देना होता है। तो देखिए, कृषि में भी आगे देने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो जो बीज है ना, उस बीज को कल्टीवेशन के अंतर्गत जो है, जो अच्छे बीज है, उस बीज को क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स को, है ना, जो फसल है या जो सीड है ना, सीड्स जो बीज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको अच्छे अच्छे सीड्स तैयार करने होंगे, है ना। आजकल आप देखते होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो जीएम सीड बड़ा चर्चा में रहता है। जीएम सीड, ये जीएम सीड क्या होता है? गुड,
गुड। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, है ना, ये साइंस टेक का भी पार्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी हिस्सा है ये जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। इसमें क्या होता है, अब जैसे अब जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, तो इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या को जैविक कृषि के माध्यम से सबका पेट भर देना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का अपना लिमिटेशन है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं पहले, तो जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जब स्टेट में हुआ, क्या क्यों हुआ, क्योंकि प्रोत्साहन हम लोग को जो है फूड सिक्योरिटी मिल जाए, खाद्य सुरक्षा मिल जाए, कम से कम खाने के लिए हमको बाहर के देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके लिए हमने क्या किया, हमने हरित क्रांति कराई। हरित क्रांति में क्या था जी, हरित क्रांति में बड़े स्तर पर एक तो जो ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके, और साथ ही ज्यादा उत्पादन कराने के लिए खेत में बहुत सारा खाद डाला गया। आज भी आप देखते हो घर में खेती होती होगी तो खेतों में खाद डाला जाता है, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन बढ़े, है ना, और जो घास फूस है वो मर जाए, खत्म हो जाए, जिससे कि फसल पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होता है, उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन वह जो उत्पादन बढ़ता है उसके खाने से बॉडी पर भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप देखते हैं जो हमारे जो देश के अंदर में जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन सब जो है, वो सब कैसा खाना खाता है जी, पेस्टिसाइड यूज खाना नहीं खाता है। वो सब सबका अपना फार्म हाउस है, अपने फार्म हाउस के अंदर में जैविक कृषि के माध्यम से बिना खाद वाद डाले जैविक खेती करता है या करवाता है, और उसके माध्यम से जो सब्जियां निकलती है, जो उत्पादन होता है, उसी को खाता है, जिससे क्या हो सके कि बॉडी पर निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। इसलिए ना वो सब 60 साल का हो जाता है तो कैसा दिखता है, यहाँ 30 साल में हालत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ खाने का कोई शेड्यूलिंग नहीं है, कभी भी कुछ भी खा लेना है ना, रोड पे चल रहे चलते थे, मन किया, भले पॉकेट में पैसा कम है तब वो खा लेना है, उसके पास पैसा खूब भरा पड़ा है जी, फिर भी वो सब जल्दी नहीं खाएगा रोड का खाना। कंट्रोल करता है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करता है ना, कि हमको ये नहीं खाना है, हमको ये नहीं खाना, हमको ये खाना है ना, जो हेल्थ के हिसाब से, पौष्टिकता के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से सही हो। हम लोग को इस सब चीज से कोई मतलब नहीं रहता, बस पेट भरना चाहिए। आज भूख लगा है, उस समय जो मिल जाए सो खा लेना है ना। एक तो भूख लगना है, वो कहीं मान लीजिए कहीं फ्री में मिल रहा है, कहीं पार्टी उटी हो गए, तो वो अब उसको सोचना नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाए, अपना सब दबा के खा रहा है, टूट पड़ते हैं। ऐसे में हेल्थ का क्या होगा, हेल्थ का तो गड़बड़ होना तय निश्चित है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहा गया कि कृषि को बढ़ावा देना है, तो कृषि को बढ़ावा देंगे तो बढ़ी हुई जनसंख्या का पेट बढ़ेगा, है ना। पेट बढ़ेगा नहीं तो अब अंबानी अडानी के कंपनी में से कोई चावल तो बनेगा नहीं, उनके यहाँ लोहा गला करके तो हम चावल बनाएंगे नहीं। चावल तो उत्पादित होगा किसानों के खेत में, तो उस खेत को बढ़िया करने के लिए अच्छे अच्छे सीड्स हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है, और उस सीड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के कृषि का विकास होगा। और इसी प्रकार से पशुपालन में भी नस्ल आप देखते हैं, है ना, इसमें भी नस्ल बदला जाता है। पशुपालन के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि गायों में भी देखते हैं आप, नस्ल चढ़ाया जाता है ना। अगर गांव में आप देखिएगा तो ये सारी चीजें होती हैं, क्यों, ताकि अब जैसे कोई एक नॉर्मल गाय होती है जी, है ना, उसका दूध कम होता है, कुछ कुछ आप सुनते हैं गाँव में सब कहता है जर्सी गाय, है ना, उसका खूब दूध निकलता है जी, उसको आप बहुत सारा जो है सो उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको मतलब दूध बेच भी सकते हैं ना, उससे मिठाई बना सकते हैं, वो आप बेच सकते हैं मार्केट के अंदर में, तो तमाम तरह की चीजें होती है। तो उससे लोग क्या करते हैं कि इससे उसके अंदर में भी जो है वो सीट्स बदला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है ये संविधान के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है, डीपीएसपी के अंदर में, कि स्टेट ये सब करेगा, ये सब जब प्रोत्साहित करेगा तो उसके साथ ही कहा गया है कि दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, ऐसे पशु जो दूध देते हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एगो बात पर विवाद हो जाता है, यहां पर सीधे बात आता है गाय का, गौ माता का बात आ जाता है। सनातन संस्कृति में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है ना। लेकिन अगर दूध की बात है, संविधान में प्रॉपर नाम नहीं लिखा हुआ है, संविधान में बस दुधारू पशु कहा गया है, लेकिन ये सीधे लोग गाय से कनेक्ट कर देते हैं। गाय के साथ साथ हमारी बकरी है, तो बकरी भी तो दूध देती है जी, है कि नहीं, तो बकरी को तो फर्स्ट क्लास के बना के खा जाते हैं,
है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि ये जो भी ऐसे मतलब दूध देने वाले पशु हैं उन सबको संरक्षण देने का बात है, उनकी हत्या का बात नहीं किया गया। लेकिन एक बार अब समझिए कि एक प्रकार का एक ह्यूमन चैन है, बहुत सारे शेल्टर्स होम होते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारा शेल्टर होम को बंद करवा दिया गया। लेकिन अगर आप इकोनॉमी के अंदर में भारत के एक्सटर्नल ट्रेड को देखिएगा तो बीफ का ट्रेड हम बड़े स्तर पे करते हैं। तो ये कहां से होता है? अपने ही देश से हो रहा है ना। तो मतलब ये काम तो कर, शेल्टर्स होम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप समझिए कि ये काम क्यों कर रहे हैं। तो मजबूरी है, करना पड़ेगा काम। अब मान लीजिए कि अब गाय है चाहे कोई भी पशु है जी, तो एक टाइम के बाद तो ये दूध देना बंद कर ही देगी ना। तो जब दूध देना बंद कर देगी तो ये अनुपयोगी हो जाएगी। तो जब अनुपयोगी हो जाएगी तो कोई भी नहीं रखेगा। गांव में तो चलिए अब थोड़ा स्थिति ठीक है, शहरों में आप देखिए ना जी, रोड पे चलते हैं, गली में, हर गली में एगो गाय भैंस आपको मिल जाएगी। गाय ज्यादातर मिल जाएगी, उसका कोई बाप माई नहीं है जी। कहाँ है, किसकी है, कोई ढूंढने देखने वाला नहीं है। आप कहीं रोड से गए तो कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, वही उसके मुंह में जा रहा है, वही वो ले रही है। मतलब कि ऐसे लोग जो जो पशु जो अनुपयोगी हो गए हैं उनका कोई प्रोटेक्टर नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ही, और यही रास्ते लोग अपनाते हैं, यही करता है। तो अगर ये नहीं होने देना है तो फिर आपको ऐसे जो पशु जो अनुपयोगी हो गए हैं उनके रख रखाव और प्रबंधन के लिए आपको एक व्यवस्था देना पड़ेगा, आपको गौशाला देना पड़ेगा, ताकि वहां पर उनको लोग जाकर के छोड़ के आ जाए, वहां पर प्रोटेक्ट हो, और बाकी जो भी होना वो नेचुरल तरीके से हो। लेकिन ये नहीं होता है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये शेल्टर्स होम को आप कितना भी बंद करा लीजिए, ये बंद नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा। क्योंकि ह्यूमन चैन है और हर चीज का नीड है, हर चीज की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें जो है सो वो चलती रहेंगी। लेकिन यहां पर ये कहा गया है तो इसी के तहत कोई कोई स्टेट बंद भी करवा देता है, इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो 48 में है कृषि और पशुपालन का प्रोत्साहन, दोनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध की भी बात इसी में की गई है। और इसी में है 48A, 48A 48 क। 48A जो है क्या है जी? 48A और हाँ, वन्य जीव का संरक्षण, बिल्कुल गुड। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, 48A लिख लेंगे। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अब देखिए जी, ये कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है, क ख ग कहीं पर भी अगर लिख दिया गया तो इसका बात आपको समझना है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान में बाद में जोड़ा गया है ना। अब एक कलर का कोई कपड़ा आप पहने हैं, अब बीच में दूसरा कलर घुस गया, इसका क्या मतलब हुआ कि मूल जब बन रहा था तब का कारीगरी नहीं है, ये बाद की कारीगरी है। बाद में फट गए होगा कि नहीं हो, है ना, बस चिपका दे लोगे को। हालांकि अब तो ये तो फैशन बन गया है, वर्तमान समय के अंदर में तो ये अब फैशन का पार्ट बन गया है कि मतलब 10 कलर एक ही साथ लगा ले, यूज कर ले, है ना, अलग अलग तरीके का, जितना फटा चिटा हुआ पहन लीजिए, है कि नहीं। ये तो और बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा फटा है उतना बड़ा मॉडर्निटी। बताइए, तो जिसका कपड़ा जितना फटल रहेगा उसका दिमाग उतने फटल रहेगा जी, है ना। अजीब बात है। एक मेरे को कल एक कोई व्यक्ति कुछ मिले थे, वो एक वर्ड पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये बड़ा कूल है।
बोले साला ये कूल कूल कोची कर रहा है भाई, ये बड़ा बड़ा कूल है। बोले अच्छा एक बात बताइए, कूल का क्या मतलब है, क्या है? तो कूल का क्या मतलब? हम तो भाई कूल का मतलब एक ही बात समझते, ठंडा होगा आदमी। ठीक है, ये बड़ा कूल है, बड़ा कूल मिजाज का है। बोले कूल मिजाज का क्या मतलब है भाई? उसने कहा कि देखिए कूल मिजाज का मतलब है कि मतलब कुछ भी करिए, कुछ भी ये करिए, सब चीज एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्टेंस है, हर चीज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है ना? कुछ भी है ना, स्टाइलिश है, पूरा ये करता है वो करता है, तो उसको कूल बोलते हैं। ये मतलब नया कंसेप्ट है, शायद आधुनिकता का नया कंसेप्ट है ना? तो हम बोले कि रुको एक इलाज कर देते हैं, है ना? तो पूरा एकदम कूल कूल बड़ैले था, है ना? कूल है कूल है कूल है। हम बोले कि भाई ये कूल जो होता है ना, कूल का मतलब अगर आप ये निकाल रहे हैं और ये इसको प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करे, किसी तरीके से रहे, हर चीज को एक्सेप्ट कर ले, वो कूल है, तो वो कूल नहीं है, वो कूल का नाशक है। इसको नाशक समझिए, वो डिस्ट्रॉयर है, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। और नियम कानून कायदा नाम का भी कोई चीज है कि नहीं है जी? उसको तो मानना पड़ेगा, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और हमें ये मानना पड़ेगा कि आधुनिकता कपड़ों में नहीं, सोच में दिखनी चाहिए। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ आधुनिकता कपड़ों में दिखाई जा रही है और सोच अभी वही का वही है। सोच बदल लीजिए। विवेकानंद धोती कुर्ता पहन के चले गए थे शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने, वहां सब बेल बटन लगा के आए थे, सब टाई कोट ब्लेजर पूरा। विवेकानंद को देखा तो अरे भाई ये क्या बोलेगा यार, धोती कुर्ता वाला आदमी क्या बोलेगा? सबने विवेकानंद का मजाक उड़ाया था मंच पे चढ़ने से पहले, क्योंकि विवेकानंद भारत से गए थे। लेकिन विवेकानंद जब मंच पे गए और मंच पे जब अपना भाषण दिया और जब उतरे, तो पूरे विश्व ने उनको अपना गुरु मान लिया, जबकि बाकी लोग उनसे बढ़िया से एकदम सज धज के संवर के गए थे, लेकिन विवेकानंद को गुरु मान लिया। तो विवेकानंद ने वही कहा था कि भाई आपके यहां आधुनिकता का परिचय कपड़ों से होता है और हमारे यहां आधुनिकता का परिचय चरित्र से होता है। बहुत बड़ा गैप है हमारे और आपके बीच। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के डेट में हमारे यहां कपड़ों से ही आधुनिकता का परिचय हो रहा है, और कपड़ों से और सोशल मीडिया पे आपके स्टेटस से। सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज बड़ा बहुत बड़ा मतलब ये बन गया है ना? कि भाई एकदम सोशल मीडिया तो एकदम करना ही करना है ना? वो आपका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ये सारा चीज, गूगल्स, है ना, पता नहीं क्या क्या और जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें, और जो जितना यूज कर रहा है वो उतना ज्यादा आधुनिक और मॉडर्न है। और इस स्थिति में जो है हमारा संविधान निर्माता या संविधान के जो विशेषज्ञ थे, उनका जो सपना था भारत को बनाने का, उससे हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, वो रास्ता कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। और इतना डिसएडवांटेज है इस सब चीज का, 1 मिनट में पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा भारत का, 1 मिनट में। जब तक सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन हर चीज जो है वो आपका जो चीज से कनेक्टेड, जो आपके फोन में डाउनलोडेड है, जो एप्स, एक बार में बाहर की बैठी कंपनी चाहेगी तो हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर देगी। गूगल हमारे यहाँ का तो नहीं है। आज अगर हमारा लड़ाई हो जाए, आज अगर हमारा झगड़ा हो जाए, भारत के संबंध खराब हो जाए, तो क्या करेगा? एक बार अगर 10 मिनट के लिए भी अपनी सर्विस को वो बंद कर दे, तो हमारी पूरी की पूरी सर्विस बंद हो जाएगी। हमारा सारा गूगल अकाउंट, सीए अकाउंट्स, हमारा ईमेल, है ना, हमारे बैंक अकाउंट्स, हर चीज को हमने कनेक्ट कर रखा है उससे। और एक बार अगर उसने बंद किया तो आपका सब कुछ बंद। और देखिए अभी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पर क्या भारी पड़ रहा है? यही भारी पड़ रहा है। तो यूरोपियन देशों ने बिना लड़े ही रूस की हालत खराब कर दिया है जी वर्तमान समय में। सारा सिस्टम उनका है और उन्होंने अपने सिस्टम को ही ब्रेक कर दिया है, और उस वजह से रूस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गोली बारूद का युद्ध नहीं हो रहा है, रूस में किसी का दम भी नहीं कि गोली बारूद करा कर कोई रूस को हरा दे, रूस खुद ही बहुत पावरफुल है। लेकिन इस मामले के वजह से रसिया को लगातार प्रॉब्लम हो रहा है, और लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस अब आ रहा है रसिया के अंदर में, इस युद्ध को कंटिन्यू करने की वजह से।
तो आप समझ सकते हैं कि हम हमारे देश में भी जो हो रहा है, अगर एक बार हमारे संबंध कहीं खराब हो गए या कुछ गलत हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम बिना लड़े ही युद्ध हार जाएंगे। लड़ने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका महत्व नहीं पता, हमें उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है, और महत्व सिग्निफिकेंस नहीं पता होने की वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। जबकि ये सब चीज हमें पता होना चाहिए, और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम चीजों को यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा उन बाहर की चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा हमें दिक्कत और समस्या आएगी ही आएगी। एक बार भी कभी एक आधा बुधवार आपने देखा होगा, एक बार ऐसा हुआ था कि एक अचानक से व्हाट्सएप ने अपना सर्विस बंद कर दिया था, कुछ घंटों के लिए ही, कुछ घंटों के लिए अचानक से सबका व्हाट्सएप काम करना बंद कर दिया था जी। तो अब तो गूगल और व्हाट्सएप दोनों सेम ही हो गए हैं, तो ऐसे में तो सारा सिस्टम एक बार में बंद हो जाएगा आपका। सब लोग परेशान हो गया था। रात में ऐसा हुआ था, आई थिंक 8:30 के अप्रॉक्स में हुआ, और 1-1.5 घंटा तक ऐसा रहा कि किसी का व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। तो कंपनी बैठे बैठे अपना कमाल दिखा दिया ना, वो कहां बैठी हुई है, आप कहां बैठे हुए, और एक अचानक से आपका सिस्टम बंद। तो ये तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपना सिस्टम डेवलप करे। अब चाइना को इस बात का कोई डर नहीं है, वो सारा सिस्टम अपना डेवलप किए हुए है, वो बाहर का कोई सिस्टम ही यूज नहीं करता है, इसलिए कोई देश उसको आंख नहीं दिखा सकता है, और उसके नागरिक केवल अपने सिस्टम को यूज करते हैं, बाहर के सिस्टम को यूज ही नहीं करते हैं, वो अलाउ ही नहीं करता है। इस वजह से उसको किसी बाहरी दुनिया से डर, इसलिए वो एग्रेसिव खेलता है। उसको पता है कि हम अपना अगर कोई दिक्कत भी होगा तो हम अपना संभाल लेंगे, लेकिन बाकी लोग को दिक्कत हो जाएगी। हम लोग सब देश का कुछ ना कुछ हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, और उसी चीज को हम आधुनिकता और मॉडर्निटी के तौर पे देखते हैं, और इसी वजह से हमारी जो प्राचीन विशेषता है वो लगातार धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। 48 के अंदर में कहा गया है कि पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाद में जोड़ा गया है, जिसमें भी ए लग गया, कुछ लग गया, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। आपको पता है कि अगर हरे पेड़ पौधे को अगर आप काटते हैं तो आप फॉरेस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, है ना। तो एक आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी पुष्पा, है ना, फ्लावर नहीं फायर है ना। तो जो पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, तो कहता है पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। तो जो झुकेगा नहीं सो टूटेगा, तो मूवी था, वो टूटा नहीं। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर में आई थिंक आंध्र प्रदेश का एक घटना था कि इस मूवी से एक इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट हो गया कि जाकर के पेड़ काट के लगा बेचने। एक दिन तक कटवे किया, दूसरा दिन पुलिस गिरफ्तार कर ली। मुझे क्या कर रहा है, तो बोला कि हम ये मूवी देखे तो हम इसी से सेल्फ मोटिवेटेड हो गए थे, हम भी यही काम स्टार्ट करते हैं। पकड़ के जेल में चला गया तुरंत। तो रील में चल जाता है, रियल में नहीं चलेगा, क्योंकि इसलिए कानून है। अगर आप जंगल की लकड़ियों को काटेंगे अनावश्यक तौर पर, बिना सरकार से आदेश लिए, हरे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये ग्रीन, उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, हरित प्राधिकरण बना हुआ है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तुरंत केस की हियरिंग होगी और तुरंत आपको सजा सुनाया जाएगा, है ना, अगर आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो। ठीक है, तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। अब वन्य जीवों का संरक्षण, ये नहीं कि वन जीव का जाकर शिकार कर लीजिएगा, मार दीजिएगा, है ना। सलमान खान को देख रहे हैं ना, हिट एंड रन मामला में इनको बरी हो गए जी। हिट एंड रन मामला, जिसमें कि रोड पे फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, लोग स्पॉट डेथ हो गया था, जिसमें कि मुंबई हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कह दिया कि लेक ऑफ एविडेंसेस हम आपको बरी करते हैं। कि पता नहीं कौन सा मामला था, कि मतलब सोचिए कि इतना अगर एविडेंस ही नहीं था तो मामले इतने तक चला कैसे। एविडेंस था तब ना मामला इतने तक चला जी, लेकिन फिर अचानक से इसको खत्म कर दिया गया। खैर, लेकिन इस मामले में तो बच गए जिसमें आदमी मरे थे, लेकिन काले हिरण के शिकार के मामले में वो आज भी फंसे हुए। राजस्थान के जंगलों के अंदर में हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग करते वक्त, उन्होंने एक काले हिरण का शिकार कर दिया था, उसको मार दिया था। तो
ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन्होंने अपराध किया। इसके अलावे काले हिरण में राजस्थान के अंदर का जो बिश्नोई समाज है वो उसका पूजा करता है, इसलिए वो उसका सम्मान करता था। और इसी वजह से आप एक व्यक्ति का नाम सुनते होंगे, बहुत ज्यादा नाम उसका चलता है, लॉरेंस बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई ये पगला जो है, इस सलमान खान को मार देने का धमकी दिया है कि जहिया अकेला में दिख जबो न तो और हम उपाय कर देबो, है ना, लॉरेंस बिश्नोई। तो यह बिश्नोई समाज काले हिरण को माता मानता है, मतलब अपना पूजा के लिए मानता है, पूजा पाठ जैसे हम लोग जैसे गाय को मानते हैं ना, वैसे वो लोग मानते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, काला हिरण को मारा था। तो देखिए उस मामले में जिसमें आदमी मरे थे उसमें तो निकल गए, बच गए, लेकिन इस मामले में नहीं बचे हैं अभी तक। इसमें उनको इनकी हियरिंग चलती है। इसी मामले में एक दिन इनको जेल भी हुआ था, राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होने गए थे तो जेल हो गया। और जब जेल हुआ तो इसको उसी वार्ड में रख दिया, इसमें आसाराम बापू को रखा है, आसाराम बापू के साथ रख दिया था इसको, है ना। हाँ, सलमान खान को राव भाई रात भर से बतियाया अपना, है ना। तो है ना, देखिए वो अजमेर बाबा था जी, आसरा, है ना। एक से एक बाबा हम लोग के यहाँ हुआ है जी, है ना। एक वही बाबा था, एक और बाबा है था जी राम रहीम। ये तो कमाल का बाबा जी, ये तो गजबे का बाबा। मैंने इसका अपना ताजमहल, अपना आईफिल टावर, सोचिए कैसा बाबा है भाई, अपना आईफिल टावर बनवाए हुए है, प्राइवेट आईफिल, लोग का प्राइवेट जेट होता है, उसका प्राइवेट आईफिल टावर, है ना। ऐसा बाबा, मतलब ऐसे ऐसे बाबा हम लोग के समाज के अंदर में जन्म लेते हैं। मूवी वो बनाया है, मूवी आपने हीरो है, हाँ हाँ उसमें हीरो है, और उसमें उसकी हीरोइन थी जी, उसकी भक्त थी, है उसकी वो भक्त थी, क्या नाम था उसका, है क्या नाम था, हरप्रीत, हरप्रीत, हाँ हाँ हरप्रीत, हरप्रीत उसकी हीरोइन थी, है ना। अब दोनों बाबा जो था ना, शिष्य दोनों मिलके कमाल कर रहा था जी, है ना। दोनों जो है सो भारत की संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहा था, है ना। और है हाँ एक और ही माँ है जी, वो तो गजब है जी, राधे माँ। हाँ मैंने क्या कहा जाए उनको, है ना, ऐसी माँ होती है कोई, है राधे माँ, नाचते नाचते भक्ते के पास चल जाती है ना, भक्ते के साथ नाच रही है। ये कौन सा भक्ति कर रही है भाई, ये कौन सी माँ है जो बिग बॉस में जा रही है बताइए। ऐसी ऐसी लोग है, ये सब क्यों होता है, जब देश में लोग, हम ही लोग ये सबके जड़ में है, ये सब हम ही लोग करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को महत्व देते हैं, है ना। ऐसे लोग के पीछे लोग अंधभक्त बन जाते हैं। बाबा कमाल कर रहा है ना, अब बाबा क्या कमाल कर रहा है वो भगवान ही जान रहे हैं, है ना। तो भाई इस सब से सतर्क रहना पड़ता है ना, नहीं तो ये सब कब कांड करवा देगा कौन नहीं जानता है ना। लेकिन अब क्या करिएगा, ये सारी चीजें जो है सो इस प्रकार से देश के अंदर में चल रही हैं, और इन सारी चीजों को इस प्रकार से होने दिया जा रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन है, और पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण है। किसी भी जीव को आप मार नहीं सकते हैं। अगर आपने किसी जीव को मार दिया, कोई इस प्रकार की क्षति कुछ अगर आपने पहुंचा दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको जेल हो सकता है ना, यानी कि आपको कार्रवाई हो सकता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग शिकार करने जाते थे ना जंगलों में, अब ये सब चीज नहीं चलेगा, कोई शिकार नहीं होगा, और इनको भी प्रोटेक्शन किया जाएगा। एनिमल एक्ट के तहत इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और फॉरेस्ट एक्ट के तहत पर्यावरण को प्रोटेक्शन किया जाता है। क्या हाँ बिल्कुल, तो मतलब हो गया, लुप्त प्राय हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब, यही सब चीज की वजह से ना अनबैलेंस हो रहा है अर्थ पर, कि हर ह्यूमन चेन को अगर आपको जिंदा रखना है, तो आपको बाकी सभी चेन को भी जिंदा रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जीव जंतु हम लोग रह जाएंगे, जीव जंतु उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग। अब सबको मिला करके ये सब चीज चल रहा है ना। अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो हमारा भी मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पर रहना। पूरा का पूरा एक चेन है, और सबका होना अनिवार्य है ना। और ऐसे में हम किसी को भी एक को खत्म करते हैं, तो ऐसे में पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है सो इम्पैक्ट होता है। खैर, तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण 48 के एड के तहत है, और ये स्टेट लागू कर रखा है। अब देखोगे हर स्टेट के अंदर में वन्य जीव अभयारण्य होता है ना, सेंचुरीज होते हैं।
तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि इन जीवों को प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्शन दे करके वहां पर रखा जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्टिकल 49। लिखेंगे, प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स protects monuments, places and objects of architecture or historic object of architecture or historic interest which are declared to be of national importance, national importance, राष्ट्रीय महत्व के धरोहर, इमारत, ऐतिहासिक महत्व के का संरक्षण। अब देखिए, जो मोन्यूमेंट्स होता है जी, तो मोन्यूमेंट्स क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के जो भी आपके स्मारक हैं, ठीक है, या इमारत है, बिल्डिंग्स है ना, या कुछ प्लेस है, जगह है, तो उन सभी चीजों का क्या करना है? संरक्षण करना है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी है। आप जैसे देखते हैं कि एंशिएंट टाइम के बहुत सारे मंदिर है ना, जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत बना है ना, या पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है ना, तो बहुत सारे साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े और विशाल विशाल मंदिर हैं, है ना, जो कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर है ना। मध्यकाल के अंदर में बहुत सारा फोर्ट बना, किला बना, है ना, तमाम मस्जिदें बनी, ठीक है, तमाम बिल्डिंग्स बना, वो सब क्या है? हमारा इतिहास का धरोहर है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के समय से पहले जो लोगों ने अपने आत्म बलिदान दिए, उन सभी लोगों का स्मारक बना हुआ है तमाम जगह से। तो इन सभी चीजों का क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। इन सभी चीजों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। स्टेट का ड्यूटी है कि इन सभी को प्रोटेक्ट करना है। और जो मोन्यूमेंट्स है, तो मोन्यूमेंट्स के अंदर में आप देखें कि एक तो स्मारक तो है, इसके अलावा आपके पुराने अगर कुछ भी मिल रहे हैं, अगर सिक्का ही मिल रहा है पुराने जमाने का, है ना, हथियार ही मिल रहा है पुराने जमाने का, तो ये सब क्या होगा जी? सबका प्रोटेक्शन होगा, सबको रखा जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, जो संग्रहालय होता है, म्यूजियम, तो म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में ये हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को दिखाया जा सके, है ना, कि देखो हमारा इतिहास कैसा रहा था। तो ये म्यूजियम के अंदर में, संग्रहालयों में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा जो इमारत है या जो मंदिर है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके लिए अलग से सरकार जो है एक वैकेंसी करती है, उसके फोर्सेस होते हैं CISF। आप देखते होंगे, आप ताजमहल देखने जाइए, आप कुतुब मीनार देखने जाइए, आप लाल किला देखने जाइए, देखिए वहां पर CISF के जवान मौजूद रहेंगे। आप अगर बिल्कुल बोध गया के अंदर में जाइए, है ना, आप कहीं भी जाइए साउथ के अंदर में, आप मंदिरों को देखने जाइए, वहां पर देखिए प्रोटेक्शन में CISF के जवान लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कल्चरल जो आइडेंटिटी का ये है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को रखा जाता है, कि जो भारत के संस्कृति के हिसाब से जो भी फोर्टिफिकेशन हुआ है या जो भी आर्किटेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए उसको रखा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 49 के तहत जो है वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं, जो स्थान है, स्थल है, उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का, और स्टेट ये काम करता है, ठीक है। राज्य के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। इसके अलावा है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है जी?
हाँ, और ये बीपीएससी पूछ भी चुकी है ना, कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये किसमें लिखा हुआ है? तो कार्यपालिका से पृथक न्यायपालिका का पृथक्करण ये लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम, या सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण। ठीक है, सबसे पहले ये विचार किसने दिया था जी? बिल्कुल गुड, राजा राम मोहन राय। सबसे पहले ये जो आइडियोलॉजी है वो राजा राम मोहन राय ने दिया था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, दोनों अलग अलग रहे, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ रहेगा तो हो सकता है इससे जस्टिस इंपैक्ट हो जाए, न्याय प्रभावित हो जाएगा। तो न्याय को प्रभावित होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, दोनों अलग अलग रहे तो ज्यादा अच्छा है, दोनों साथ में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो हमारे यहां तो यह है ही कंप्लीट, हम लोग के यहां तो ये कंप्लीट मतलब सेपरेटेड है जी। वर्तमान में सरकार का न्यायपालिका में कोई भूमिका नहीं होता है, न्यायपालिका एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है और कार्यपालिका अपनी एक सेपरेट बॉडी है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, ये चंद्रचूड़ साहब तो ऐसा लगता है कि इससे कि मतलब वर्तमान सरकार के खिलाफ एकदम झंडा गाड़े हुए हैं। इनका कार्यकाल भी अच्छा खासा है, यानी कि अभी 2 साल झेलना पड़ेगा सरकार को, लगभग 2-2.5 साल ये रहेंगे कंटिन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति होगी। और आप देख रहे होंगे जो भी सरकार का कोई मैटर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ना, एकदम डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपोजिशन में आके खड़े हो जा रहे हैं, है ना, कि तो हमको नहीं होने देना है। ठीक है, तो ऐसे में और 370 का भी हियरिंग कर रहे हैं वो, है ना, और अन्य मामले भी हियरिंग चल रही है। और जब ये अगर ऐसा एक्ट पास हो जाता है कॉमन यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड का, तो उस पर भी वो अपना कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देंगे या कुछ ना कुछ वो उसकी हियरिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे ही कोर्ट में, है ना। तो वो अपना, तो सरकार के लिए थोड़ा सा ये समय जो है वो नाजुक रहने वाला है। हाँ, लेकिन अगर सरकार अभी मजबूत सरकार है, 24 के अंदर में अगर यही सरकार फिर से आ जाती है और बहुमत के साथ आती है, पहले से ज्यादा बहुमत के साथ आती है, तो थोड़ा सा मतलब ये रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही सरकार आई लेकिन सीट कम हो गया सरकार का और गठबंधन पे सरकार, तो ऐसी स्थिति में तो सीजीआई और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये हमेशा देखा गया है, ये भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के इतिहास को आप देखिएगा तो ऐसा देखा गया है कि जब सरकार रही है तो न्यायपालिका थोड़ी चिमटी हुई रही है ना। और जब न्यायपालिका जब तभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है जब सरकार कमजोर रही है। इंदिरा गांधी भी स्ट्रिक्ट कब हुई? जब 71 के चुनाव में देश की जनता ने इंदिरा गांधी को फुल मेजोरिटी दे दिया, तब इंदिरा गांधी शक्तिशाली हो गई। तो इन्हीं इंदिरा गांधी को 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने हालत खराब कर दिया था गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में पहले के सारा फैसला ही बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तब ना इंदिरा गांधी जोश में आकर के और पूरा एकदम नाराज होकर के तमाम संशोधन करते चली गई। कोर्ट ने कहा संशोधन नहीं करना है, वो संशोधन करते चली गई। और उनके संशोधन करने का ये रिजल्ट ये रहा कि बाद में 1973 में केस हुआ, केशवानंद भारती केस, लेकिन उस केस से पहले ही 1971 में चुनाव में उनको फुल मेजोरिटी मिल गया था। तो अब कोर्ट को भी समझ में आ गया था कि इंदिरा के पास जनता का पावर है। तो जनता का पावर लोकतंत्र में जिसके पास रहेगा वो सुप्रीम पावर हो ही जाता है, क्योंकि जनता ने अब चुन दिया, अब आपको उसको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, है ना। बाकी किसी को भी, अब सुप्रीम कोर्ट के जज को जनता तो नहीं चुनती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, देश के सांसदों को, देश के विधायकों को तो जनता के द्वारा चुना जाता है। और डेमोक्रेसी में हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, यानी कि
संप्रभुता जो है वो संविधान के पास है, और भारत के संविधान को संप्रभु कौन बनाता है? तो जनता बनाती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सब लोग क्या है, हम ही लोग इंपावर दे रहे हैं ना, हम ही लोग इंपावरमेंट खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा पावर जो है सो देश की जनता के पास है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण रखा गया, और ये एग्जीक्यूट भी हुआ है वर्तमान में हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका में सरकार की कोई भूमिका नहीं। इवन अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी सरकार का बस एक नॉमिनल रोल यही है कि सरकार जो नाम कॉलेजियम सिफारिश करके भेजता है, सरकार उस पर अपना मुहर लगा देती है। सरकार ये भी नहीं कह सकती कि ये नाम हमको पसंद नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। हाँ, सरकार खूब कर सकती है, तो लंबित कर सकती है कुछ दिनों के लिए कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन मानना तो वही पड़ेगा जो कॉलेजियम से बहुमत के माध्यम से फैसला आया है। हाँ, अगर कॉलेजियम आपस में ही बट गया और जो डिसीजन आया है वो मेजोरिटी से नहीं आया है, तो सरकार नहीं मानेगी। लेकिन अगर बहुमत से कॉलेजियम ने कोई फैसला किया है, तो सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही कंप्लीट सेपरेटेड है हमारे देश में। बाकी देशों में भी सेपरेशन है, लेकिन इतना ज्यादा सेपरेशन नहीं जितना कि हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ भी इतना ज्यादा सेपरेशन 1990 के दशक के बाद से आया, जब कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ। इससे पहले कॉलेजियम हमारे संविधान में नहीं था। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज जो नियुक्त होते हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं? तो कॉलेजियम के सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। और कॉलेजियम की व्यवस्था का चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। कॉलेजियम को जो शामिल किया गया वो न्यायाधीशों ने अपने द्वारा ही शामिल किया है, अपने ही वर्डिक्ट्स के माध्यम से कॉलेजियम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अन्यथा कॉलेजियम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 51। तो 51 क्या कहता है जी? किसी राज्य पड़ोसी देश से अच्छा संबंध और आपस में डिस्कस करके तब निर्णय देना है? कि अपने जो याद है बोल देना है, गलत होगा चाहे सही होगा, सही होगा गलत क्यों होगा? हाँ, विश्व बंधुत्व की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, बिल्कुल गुड, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, लिख लेंगे आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, एंड मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, एंड मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, राष्ट्रों के बीच बेहतर संबंध बनाना, एंड रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी एग्रीमेंट, एंड ट्रीटी और एग्रीमेंट, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता का सम्मान या अंतरराष्ट्रीय कानून संधि समझौता का सम्मान। ठीक है, इसके बाद इनकरेज द settlement of international disputes, encourage the settlement of international disputes between nations, राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय मतभेदों को या अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए
सुलझाने के लिए बातचीत को बढ़ावा देना, है ना, बाय द कन्वर्सेशन, डायलॉग या बाय द डायलॉग्स के माध्यम से ये सारी चीजों, जैसे कि अभी देखिए रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो भारत अभी जैसे कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था, रसिया नहीं आया था, है ना, तो लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा जो एक मीटिंग हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था, वो SCO की मीटिंग हुई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे। उसमें डायलॉग्स हुए राष्ट्रपति पुतिन और मोदी के साथ। तो स्पष्ट तौर पर मोदी ने पुतिन साहब को कहा कि यह जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को बंद करके डायलॉग से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भारत का हमेशा से ही स्टैंड रहा है। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होता है तो भारत का स्टैंड यही रहता है कि भाई आप अपने झगड़े को बातचीत से सुलझा लीजिए, है ना, झगड़ा को बड़ा खींचने का जरूरत नहीं है। तो भारत अपनी संवैधानिक जो प्रावधान है उसी का प्रयास करता है कि हम अपने इंटरनेशनल जो भी लॉ है, ट्रीटी है, एग्रीमेंट्स हैं, उसको मानते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए हम शांति दूत भी भेजते हैं यूएनओ में हमारे यहाँ से शांति दूत भी जाते हैं, है ना, पीस कीपिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। तो पीस कीपिंग फोर्स जो है वो हमारे देश से भेजे जाते हैं ताकि वर्ल्ड के अंदर में जाकर शांति फैलाए। जहाँ पे भी आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं उनके जाके सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। ये सब हमारा इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के फोर्सेस जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में, इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल तौर पे भारत मानता है और सब चीज को भारत आगे बढ़ाता है और बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? तो इन चीज को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो अब देखिए कि इसमें क्या है, ये तीन जो है, ठीक है, तो 3-4 बातें थी इसमें आपके 51 में। और यहां से 36 से 51, जैसा कि हमने वो कहा था कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स है वो कहां से कहां तक के हैं जी, 36 से 51 तक के हैं। तो ये इसमें पूरा का पूरा जो है वो क्या है, आपका डीपीएसपी था, जो कि 36 से लेकर के 51 तक था। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ये डीपीएसपी है, ये मुख्य तौर पर जो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक था, है ना, जिसको आपने देखा आर्टिकल वाइज 36 से लेकर के 51 तक कि क्या था, नहीं था, किस प्रकार से था। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब है कि भाई इसमें जो ये 36 से 51 तक जो बातें हैं वो कितनी विचारधाराओं को शामिल करते हैं अपने अंदर में, कितने आइडियोलॉजी को शामिल करते हैं। कौन कौन सा आइडियोलॉजी, कौन कौन? हाँ, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, 3 आइडियोलॉजी को ये अपने में रखता है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उदारवादी, या इसको प्रबुद्धवादी भी कहा जाता है, या प्रबुद्ध उदारवादी भी। तो समाजवादी, उदारवादी, प्रबुद्धवादी और एक होता है गांधीवादी। तो इन 3 तरह की आइडियोलॉजी से बना है ये डीपीएसपी। लेकिन डीपीएसपी का एक फिक्स नेचर है कि ये कोर्ट में इंफोर्सेबल नहीं है ना, कोर्ट में इसको आप बाध्यकारी नहीं मान सकते हैं, कोर्ट में इसको बाध्यकारी तौर पर नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कि ये सारी चीजें, इसके बाद जो है वो आता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए, मूल कर्तव्य मूल संविधान में था जी? नहीं था। मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको बाद में संविधान में शामिल किया गया, है ना। तो एक शॉर्ट हेडिंग बना लेंगे, मूल कर्तव्य,
फंडामेंटल ड्यूटी। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, है ना। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये है पार्ट 4A में। देखिए यहां पर भी ए आ गया, ए आ गया मतलब कि क्या है, चिपकाया गया है ना। तो जो बाद में चिपकाते हैं उसको गाँव में सब क्या बोलता है जी, जानते हैं आप लोग, हैं क्या बोलता है, हैं पेवन, हाँ पेवन, पेवन, हाँ पेवन की पेवन है ना। अब मान लीजिए कि कोनो कलर का कपड़ा है, ओकरा में बीच में एगो दूसरे कलर लग रहा है, उसका उसको कहते हैं पेवन, चेपी, हाँ हाँ, कहीं कहीं चेपी भी बोलते हैं उसको ना, धर के चेप दिया बीच में, है ना। बचपन में क्योंकि हम लोग के बचपन में मोबाइल फोन नहीं था, तो हम लोग कुछ सिलेक्टिव गेम खेलते थे, है ना, आप लोगों ने भी खेला होगा। तो पतंग खूब उड़ाते ना, पतंग, है ना, जो तब पतंग, अब तो खैर अब तो सब चीज अब आर्टिफिशियल आने लगा ना, मतलब मिलता है खरीद के उड़ाइए। हम लोग बनाते थे खुद ही, है ना, पेपर्स लेकर के, और घर में वो जो होता था झाड़ू, है ना, झाड़ू में से सीक निकालते थे, है ना, और घर में से जो चावल बनता था पका हुआ चावल, वही हम लोग के लिए साटने का काम करता था, है ना। एक कटोरी चावल निकाल लेते थे, है ना, उसके लिए भी डांट सुननी पड़ती थी घर में कि अन्न आज बर्बाद हो रहा है ना। अब फर्स्ट क्लास का पेपर, झाड़ू का सीक लंबा लंबा बढ़िया सा दूगो देख के, एक मिडिल में और एक को सर्कल बनाना होता था, है ना। तो उसको यूज करते, उसमें उसका एक लगाना पड़ता ना जी, उसको एक लगाता था पोछी लगाना पड़ता था कि ताकि वो गिरे नहीं, उड़े ज्यादा दूर तक जाए। तो उसमें क्या, उसमें चेपते थे धर के, है ना, उसमें चेपते थे कि भाई पूछी को लंबा बनाए, है ना, ताकि दूर तक जाए, है ना। तो उसमें होता था कि भाई कहीं से पेज लगना चाहिए, कोई भी पेज हो, कोई भी कलर हो, कुछ भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई पेज हो उसको लगा दे, तो उसको आदमी लगा करके लंबा करके उड़ाता था। तो भी बाद में ऐड होता था, है ना। तो कोई भी चीज संविधान में कहीं भी अगर आप देख लीजिए ABCD क ख ग ऐसे करके लिखा हुआ है कि आर्टिकल इतना क ख ग में, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर से चेप दिया गया, है ना, वो मूल संविधान में नहीं था, है ना। वो मतलब कि संविधान बनाने वालों लोगों ने नहीं रखा था, बाद के लोगों ने रखा। तो मूल कर्तव्य भी क्या है जी, चेपा हुआ है, बाद में आया है। कहां से, तो 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इंदिरा गांधी इस समय देश की प्रधानमंत्री थी, और उन्हीं समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था जी, कुछ लोग 10 बोल दिए ना, है, ये ध्यान रखना है। ये यूपीएससी एक बार ऐसा सवाल पूछ भी चुके, स्टेटमेंट में पूछी, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, एक में लिख दिया मूल कर्तव्य जो है सो 42वां संविधान 1976 में लागू हुआ। बोले निम्न से कौन सा कथन सत्य है, कथन 1, कथन 2, 1 और 2 दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं है। तुम लगा दिया कि भाई चलिए सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। बाद में घरे आके पढ़ के लिख ले मूल कर्तव्य माने मूल संविधान में, गलत हो गया, मूल संविधान में तो एक भी नहीं था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 0 + 10 + 1, ये गणित है मूल कर्तव्य का। तो 0 मतलब कि मूल संविधान, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्य 0, एक भी नहीं था। कर्तव्य 10 शामिल हुआ 1976 में, है ना, 42वां संविधान संशोधन से, और ये एक मूल कर्तव्य शामिल हुआ 2003 में 86वां संविधान संशोधन से। तो अभी टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, टोटल मूल कर्तव्य 11 है, और बेसिक संविधान के अंदर में ये एक भी नहीं था, बाद में 10 जुड़ा था, बाद में एक और जुड़ा, तो टोटल हो गया 11। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना।
अब है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को लागू किया गया, यानी बाध्यकारी बनाया गया? वर्मा समिति। गुड। वर्मा समिति कब बनी थी? है? तो और दिमाग घबरा के लोग का हो, ये तो शामिल हुआ 1976 में, तो 47 में कहां पारित होगा जी? है? कोई नहीं। देखिए, तो 1976 में ये 10 आया और 2003 में एक आया, ठीक है। 1997, ठीक है, 1997 में बनी थी वर्मा समिति, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह शामिल हुआ और वर्मा समिति के सिफारिश पर यह लागू हुआ, ठीक है, 1997। तो दोनों समितियों का संबंध मूल कर्तव्य से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया जी? हाँ, रूस से, सोवियत संघ, यूएसएसआर से। और रूस ने किससे लिया था? जापान से ने लिया, जापान से, और रूस से ले लिए हम, ठीक है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। कब शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, क्लियर है? अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य बाध्यकारी है कि नहीं है? यार बाध्यकारी है, हाँ। गुड। 4 बाध्यकारी है, बाकी बाध्यकारी नहीं। कर्तव्य वैसे भी बाध्यकारी नहीं होता है ना। कर्तव्य तो नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है, इथिकली आप पर रिस्पॉन्सिबल है कि आप इसको माने, है ना। बाकी नहीं मानेंगे तो आपको कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, 4 इसमें मूल कर्तव्य है जो कि बाध्यकारी है। ऐसे डीपीएसपी तो राज्य का कर्तव्य था, तो बाध्यकारी था क्या राज्य पर? नहीं था। इसलिए कहे कि भाई कोर्ट में जाने का आपके पास अधिकार ही नहीं है उसके तहत। लेकिन इसमें क्या है कि मूल कर्तव्य टोटल 11 है। 11 मूल कर्तव्यों में से 4 मूल कर्तव्य जो है वो बाध्यकारी है, इन्फोर्सेबल है, उसको आपको लागू करना पड़ेगा, उसको आपको मानना पड़ेगा, वो आपको बाध्यकारी है ना। तो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये 1 से लेकर के 11 तक है ना। इसका लिस्ट आप देख लीजिएगा तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मतलब कि इंफोर्सेबल टाइप का है। तो इंफोर्सेबल है 1 नंबर का, इंफोर्सेबल है 7 नंबर का, इंफोर्सेबल है 9 नंबर का, और इंफोर्सेबल है 11 नंबर का। तो 1 नंबर का मूल कर्तव्य क्या कहता है? हुँ? हुँ। और कोई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ये एक बेसिकली ये कहता है कि संविधान का आपको सम्मान करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ऑनर करना है, संविधान का उल्लंघन आपको नहीं करना है। तो पहला तो बात है कि संविधान का सम्मान, संविधान का सम्मान करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करना है, और इसके साथ ही आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व के कोई भी चीज है अगर जो नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस सब के प्रति आपको क्या करना है? सम्मान रखना है ना। उसकी नहीं कि मतलब या कोई भी एक समाज कोई राष्ट्रीय नेता है उसका कोई स्मारक बना हुआ है, तो क्या करना है? उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि वहीं पर जाके कपड़ा सुखा रहे हैं, है ना। अब राजेंद्र प्रसाद जी का ही बना हुआ है, मुंह में कपड़ा पसार दिए, ले होता है हम लोग क्या है जी। सब सरकार अगर ध्यान नहीं दे तो हाथे में एगो बांध देगा रस्सी, एगो उन्हें बांध देगा, अपन कपड़ा सुखाएगा उसी पर,
है ना। तो ये सब चीज ठीक बात नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, तब होता है। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान का सम्मान, ये सारा चीज जो है सो आपको क्या है कि करना है ना। तो आप देखेंगे कि ये पहले ये भी ये नहीं था, मतलब बाध्यकारी नहीं थी, बाद में बनाया गया। क्या हुआ कि केरला में एक व्यक्ति था, उसने कह दिया कि भाई हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, है ना। बोला क्यों नहीं गाएंगे भाई राष्ट्रगान? तो बोला कि राष्ट्रगान गाने से ना हमको, मेरा इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था, बोला कि राष्ट्रगान गाने से हमको मेरा धर्म जो है ना वो खतरे में दिखता है। हमको ही नहीं समझ में आता कि धर्म इतना जल्दी खतरा में कैसे आ जाता है जी। धर्म पर कौन बंदूक भिड़ेले है, कौन ही भिड़ाया हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों ये क्या होता है, क्या सेंटिमेंट है, क्या मानसिकता है कि तुरंत धर्म खतरा में आता है, किसी का भी, ना हमारा धर्म, ना आपका धर्म, ना किसी का भी धर्म। धर्म कभी खतरा में नहीं आता है जी। धर्म कैसे खतरा में आएगा? धर्म को खतरे में डाल देते हैं उसके मानने वाले लोग। उसके मानने वाले लोग ही धर्म को बदनाम कर देते हैं। अब इस तरह का बात करके कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है जी, कि उसको बदनाम ही कर रहा है, गलत सलत काम करेगा और कह देगा कि हमारा धर्म में लिखा हुआ है, हमारा धर्म कहता है। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म अगर है तो वो कभी भी किसी भी गलत चीज के बारे में या गलत चीज का ना तो समर्थन करेगा और ना ही गलत चीज की बात करेगा। लेकिन उसके जो इंटरप्रेटर्स हैं, जो उसकी व्याख्याता हैं, आम आदमी तो इन ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, तो इंटरप्रेटर सब जो है अलग बड़ल गलत से सही समझा देता है। इसी वजह से ना सब कहता है कि भाई जन्नत नसीब होगा, है ना, 72 हूरे जन्नत में स्वागत करेंगी, शहद से स्नान कराएंगी। बताइए, मतलब कपोल कल्पित धारणा मानसिक विकलांगता का परिचय नहीं तो और क्या है ना। और मजे की बात यह कि लोग इसको मान लेते हैं, अमान करके लोगों को नृशंस हत्या कर देते हैं। की पूरी टेरर एक्टिविटी तो इसी कंसेप्ट में होती है। मारने वाला कहता है कि भाई हमको तो हमारे जो आका हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे हैं स्कॉलर, उन्होंने हमें समझाया है कि हम ये काम करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगा और वहां पर जन्नत में स्वागत होगा, है ना। यहां तो हुरे मिली नहीं, वहां पे हुरे मिलेंगी। बताइए, अरे जो है सो यही ना है जी, इसी दुनिया में है। अच्छा कर्म करेंगे तो हुरे यही मिलेंगी, वहां जाने का जरूरत नहीं है। और कर्म खराब होगा तो यहीं पर स्वागत होगा बढ़िया से, है ना। सारे ये जो शूज कंपनियां बनी हुई है और शूज जो बना हुआ है, ये थोड़ी ना केवल पहनने के लिए बना है, ये इलाजों करने के लिए बना है। देखते ना, कौन बीमारी होता है जी, हाँ मिर्गी। जब जब मिर्गी किसी को आता है तो जूता सुंघाते हैं, है ना, जुतवा उठा के नाक में घुसा देगा सब। तो बहुत सारा चीज का उपयोग है। ये सब उपयोग का क्या है, ये सब उपयोग का साइंटिफिक अप्रोच है कहीं ना कहीं, कि हर चीज का जो है सो समय समय पर जो है सो यूज होगा। वो आदमी कह रहा था कि हम नहीं गाएंगे, हमको गाने से दिक्कत है। मामला कोर्ट पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गाने से आपके मतलब ऐसा कोई दिक्कत है तो मत गाइए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको खड़ा हो जाना है, उसका सम्मान करना है। गाइए नहीं गाइए वो आपके चॉइस का विषय है। तो राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको खड़ा हो जाना है और खड़ा होकर के उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। ये नहीं होगा कि राष्ट्रगान बजा करके खूब बढ़िया से नींद ले, ओ वाह क्या लय है, क्या सुर है, क्या ताल है ना। होता है ना जी, लोग गीत, कितना लोग गीत बजा करके अपना सो जाता है ना, कि भाई एकदम। तो ये नहीं हो सकता कि राष्ट्रगान बजा के सो जाइए, कोनो वीडियो बना के कंप्लेन मार दिया ना, बस हो जाएगा हालत खराब। कि राष्ट्रगान राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ चीज है। तो राष्ट्रगान को तभी बजाया जाता है जब राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो रहा हो, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के परिचय को दर्शाता हो, राष्ट्र की गौरव को परिभाषित कर रहा हो। तो ऐसा कोई इंसिडेंट या इवेंट्स हो रहे हैं तो ऐसे ही जगहों पर राष्ट्रगान बजाया जाता है, अन्यथा नेशनल फेस्टिवल पे बजाया जाता है, जैसे कि या तो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो। ऐसे ही अवसरों पर हम इसको बजा सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं कि बजा करके अपना आनंद ले रहे हैं, है ना, वो चीज नहीं होगा। तो ऐसे में भले आप गाइए या ना गाइए, राष्ट्रगान कहीं बज रहा है तो खड़ा हो जाना है। बैठ के नहीं रह सकते आप कि नहीं हम बैठे रहेंगे, नहीं बैठेगा इसका मतलब कि राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कंप्लेन हो गया
तो आपको कार्रवाई होगा, जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, ये इंफोर्सेबल है। ठीक है, तो 1 नंबर का इंफोर्सेबल है। 7 नंबर भी इंफोर्सेबल है। 7 नंबर क्या है? हाँ, अभी जो आपने आर्टिकल 48A में देखा, डीपीएसपी में, जो राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ जो है वो क्या करेगा, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ वन जीवों का भी संरक्षण करेगा। इसके तहत स्टेट एक्ट कानून बनाता है, और कानून बनाने के साथ साथ स्टेट तमाम तरह का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से नागरिकों का भी कर्तव्य है कि नागरिक पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और ना ही नागरिक किसी जीव की हत्या करेंगे। अगर ऐसा करते हुए नागरिक पाए जाते हैं, ऐसा अगर कोई नागरिक करता है, तो उसके लिए भी ये क्या है, पुनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि दंडात्मक अपराध है, उसके लिए उसे भी दंडित किया जाएगा। इसलिए नागरिक के तौर पे भी आपको इस पेड़ पौधे को क्षति नहीं पहुंचानी है, और ना ही आपको किसी जीव जंतु की हत्या करनी। इसके अलावे 9 नंबर जो है, ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का बात है ना, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट नहीं करेगा। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई थ्रेट नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा। अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई खतरा पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा पिछले वर्ष एक सरकार ने एक योजना लाई थी, अग्निवीर। तो अग्निवीर योजना के कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया। तो चलिए, विरोध करना आपका अधिकार है, आप चाहें तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का मतलब है कि आप शांतिपूर्ण विरोध करें। हिंसात्मक विरोध करने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया। लेकिन कुछ लोगों ने, लोगों ने क्या किया कि ट्रेनों को जला दिया, ट्रेनों को बहुत क्षति पहुंचाया। सबसे ज्यादा क्षति बिहार ने पहुंचाया था, और बिहार के युवाओं ने सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि युवाओं के आड़ में कुछ लोगों ने, है ना, बहुत ज्यादा सरकार की संपत्ति को खाया, और रेलवे को बड़े स्तर पे जलाया गया। ये सब काम वही बेवकूफ लोग करते हैं जो अनपढ़ और जाहिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। सरकार की संपत्ति को अगर आप थ्रेट पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी अपनी संपत्ति को थ्रेट हो रहा है। क्योंकि सरकार ने जो भी संपत्ति खड़ा किया है, तो सरकार कहीं से कमा के नहीं ला रही है। ना मोदी जी कहीं कमाने जा रहे हैं, और ना नीतीश कुमार कहीं कमाने जा रहे हैं। ये दोनों लोग के पास जो पैसा है वो हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, और उसी से स्कूल बना है, उसी से कॉलेज बना है, उसी से ट्रेन चल रहा है, उसी से सरकारी बस चल रहा है, उसी से सड़क बना है, उसी से सारे बिल्डिंग्स बने हैं सरकारी। अगर आप तोड़ दीजिएगा, अगर आप बर्बाद कर दीजिएगा, तो फिर उसी पैसे से उसको बनाया जाएगा, और फिर वो पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन ये सब लोगों को समझ में नहीं आता है। तो विरोध करने का तरीका शांतिपूर्ण तरीका, आप विरोध करिए। अगर सरकार की नीतियों से असहमत है तो विरोध कीजिए, आप मौन धारण कर लीजिए, आप सड़कों पर बैठ जाइए चुपचाप, सरकार सुनेगी आपकी बात को। लेकिन आप सरकार को सुनाने के लिए आप अति कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में जितने लोगों ने ये सब किया था, एक तो सरकार ने अग्निवीर योजना को वापस लिया नहीं, और दूसरा जितने लोगों ने किया था सारे लोग सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गए, और सारे लोगों को कह दिया गया कि जो जो लोग तोड़ फोड़ में शामिल रहे हैं वो अग्निवीर योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब उनको फॉर्म भरने का भी राइट नहीं। इसी में फंस गया था अजी। तो ये सब क्या, ये सब ठीक चीज नहीं ना जी। विरोध करने का है मतलब, अगर आपको सरकार की नीतियों से असहमत है तो विरोध करिए, लेकिन हिंसात्मक विरोध ठीक नहीं है ना। उसी को यहाँ पे मनाही किया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना है, आप उसका ये नहीं करते। तो अगर आप करेंगे तो पुलिस फिर उठा लेगी, और फिर पुलिस स्वागत करेगी बढ़िया से, है ना, केस वेस भी हो जाएगा, और फिर आप फॉर्म डालने के एलिजिबिलिटी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये सरकार कर सकती है। इसलिए कभी भी अगर सरकार की कोई नीतियां या कुछ भी है, कुछ भी मामला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सरकारी संपत्ति को थ्रेट नहीं करना, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और ये इंफोर्सेबल है। अगर ऐसा नहीं करिएगा और आपने कहीं पर तोड़फोड़ मचा दिया, तो ऐसे में आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आप पर दंडात्मक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये 9 नंबर वाला भी क्या है,
इन्फोर्सेबल है। 11 नंबर जो है, ये 11 नंबर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना। इसमें ये अभिभावक का कर्तव्य है। देखिए, ये केवल माता पिता इसमें नहीं कहा गया है, अभिभावक यानी कि गार्जियन, है ना, अभिभावक का कर्तव्य है। तो अभिभावक इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो अनाथ बच्चों को उनके घर वाले पालते हैं, मतलब अगर चाचा वाचा कोई भी है तो वो पालत रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कि कोई अपना नहीं है, वो अनाथाश्रम में रह रहे हैं। तो अनाथाश्रम से भी लोग जो पेरेंट ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो अनाथाश्रम से अडॉप्ट कर लेते हैं। ये अच्छी चीज है, अनाथालय से बच्चों को अडॉप्ट करना। अगर आपके बच्चे नहीं है या एक बच्चा है भी, तो ये अच्छा चीज है कि आप, अगर एक बच्चा है ठीक है, और एक बच्चा की और अगर आप उम्मीद करते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप एडॉप्ट कर ले एक बच्चे। इससे क्या होगा कि एक बच्चे को एक फैमिली मिल जाएगी, है ना। ये एक बहुत पुण्य का काम हो जाएगा, बहुत मतलब मानवता के तौर पे एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, उसको एक परिवार मिल जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि मतलब आप जो है गलती से ही कहिए या जिस भी तरह से कहिए, आप एक अच्छा काम कर लीजिए। लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एडॉप्ट करके ले आए बच्चे को, तो दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि क्या उस बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो पाएगा माता पिता का। क्योंकि अब जो बच्चा अपना है उससे तो लोग का अटैचमेंट रहता ही है, लेकिन जो अब आपने ग्रहित किया है, आपने एडॉप्ट किया, उससे नहीं रहेगा। तो अब क्या कर लेंगे, उसको बना देंगे फ्री का नौकर घर में। हो सकता है ना, उसको स्कूल ना भेजे, उसको घर में नौकर का काम कराए। तो इसलिए संविधान में लिखा हुआ कि माता पिता या अभिभावक, अगर कोई अभिभावक भी है जो माता पिता के अलावे कोई है जो एडॉप्ट किया या कुछ भी है, तो ये उसका भी कर्तव्य है कि उस बच्चा को क्या करेगा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और अगर नहीं करा रहा है, अब बचवा जाके कहीं कंप्लेन मार दिया कि देखिए हमसे घर का काम करवा रहा है और हमको पढ़ने का मौका नहीं दे रहे, हमको पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वैसे अभिभावक या वैसे माता पिता भी कानूनी तौर पे अपराध के भागी होंगे और उनको दंड दिया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जैसे यहां पे आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, तो 1, 7, 9 और 11 ये सब क्या हो जाएगा जी, ये सब हो जाएगा अनिवार्य, कंपलसरी। बाकी सब भी है वो कंपलसरी नहीं है, मतलब कि उसके लिए आपको जो है सो कंपल्सिव काइंड का वो नहीं है। ठीक है, ओके। मूल कर्तव्य में कोई दिक्कत, कोई समस्या। इसके बाद जो आपको देखना है वो देखना है संघ सरकार, यानी कि संविधान का भाग 5, है ना, पार्ट 5। तो यूनियन गवर्नमेंट, तो एक हेडिंग बनाएंगे, यानी संघ सरकार। और संघ सरकार का पार्ट 5 में चर्चा है, और आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, आर्टिकल 52 से 151। ठीक है, अब देखिए, तो सरकार जो होती है, सरकार का 3 हिस्सा होता है ना जी, कौन कौन सा। गुड, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इसके बाद विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, उसके बाद न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। अब चूंकि ये संघ सरकार है, तो संघ सरकार का ये तीनों पार्ट है जी, तो इसका मतलब है कि तीनों में
एक चीज कॉमन होगा, है ना, ये कॉमन होगा ना जी, ये सब यूनियन होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, यूनियन लेजिस्लेटिव होगा, यूनियन जुडिशरी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, संघ की कार्यपालिका का चर्चा कहां से कहां तक में है जी, आप बताइए। संघ की कार्यपालिका का चर्चा कहां से कहां तक में है? हाँ, हाँ जी, बगल में यूनियन एग्जीक्यूटिव का चर्चा कहां से कहां तक में है? कहां से कहां तक में जी यूनियन एग्जीक्यूटिव का चर्चा? यूनियन जुडिशरी का चर्चा कहां से कहां तक में है? हाँ, यूनियन जुडिशरी का चर्चा, हम जुडिशरी पूछे हैं, इतना देर में हमको मालूम है तुम रिसर्च कर लिया होगा कुछ ना कुछ, इसलिए हम क्वेश्चन थोड़ा पास बदल दिए। हाँ, हम भी खेल ही रहे हैं ना। हाँ, यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का चर्चा आर्टिकल 52 टू 78 है, 52 से 78। अच्छा नीरज, थोड़ा से सवाल ना पूछ लो, तू बता, लेजिस्लेटिव का चर्चा कहां से कहां तक में है? हाँ, कहा? दिमागवा भोथरा के लोग का हो पगला, जब भाई कार्यपालिका लिख दिए 52 से 78, तो बोलने का मतलब ही नहीं है कोई, ये बोलने का कोई मतलब है जी? 52 से 78 जब लिख दिए ना कि वो कार्यपालिका, तो विधायिका उसमें कैसे आ जाएगा? 89 से 103, 130, कौन बताइए, बगल वाला बताया, पीछे वाला कौन बोला है कुछ? बोल दो, गलत बता रहा है वो जो बता रहा है सो, है ना। कितना है जी, आप बताइए। हाँ हाँ, बताइए आप। 79 से 123, हाँ, ये है आर्टिकल 79 टू 123। और जुडिशरी, हाँ, 124 से 147, है ना। देखिए अब तक कंप्लीट हो गया टास्क, है ना जी, देख लिया बढ़िया से। और उसके बाद क्या है, अभी कुछ बच गया ना आर्टिकल, इसके बाद है कैग, ध्यान रखिएगा, इसके बाद है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक यह है कैग। तो ऐसे यूनियन गवर्नमेंट का बंटवारा ध्यान रखना है और याद रखना है। याद रखने से एक तो लिखने में आसानी रहता है, और क्वेश्चन पूछता है तो एलिमिनेट करने में आसान रहता है कि संघ सरकार में कौन कहां से कहां तक में है, ठीक है। तो कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 टू 78, लेजिस्लेटिव 79 टू 123, जुडिशरी 124 टू 147, है ना, और कैग 148 टू 151। ओके, तो ये यहां पर ध्यान रखेंगे। अब है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है जी, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है, कौन बता सकता है? हाँ, और कोई? क्या चीज? हाँ, बोलिए बोलिए। ये क्यों बता रहे, ये पूछे हैं? ये क्यों बता रहे हैं, पूछे हैं, हम ही नहीं पूछे हैं ना। ये हाल करिएगा धमाल फिल्म का क्या, पूछे तो पूछता है कि भाई प्लेन को लैंड कराना है, तो जो जो कंट्रोलर है वो कहता है कि रेड बटन है बगल में, वो दबा देता है, तो नहीं दबाना था भाई, तो जब नहीं दबाना था तो बताया क्या ला?
सिविल सर्विस में इस चीज का ध्यान हमेशा रखना होता है कि जो पूछा गया वही बताना है। मैंने बस इतना पूछा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये बताइए। रुक जाइए, सुन लेने दीजिए। हाँ जी, थोड़ा दिमाग भुतरा गए लोग। जब कार्यपालिका का बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट इसमें कैसे आ जाएगा? इसका मतलब कि पार्लियामेंट का भी मतलब नहीं समझ है आपको कि पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ना है जी, वहां लॉ लेजिस्लेट होता है, तो एग्जीक्यूटिव में कैसे आ जाएगा? हाँ आप बोलिए, नहीं रुक जाइए, बोलिए। हाँ, बिल्कुल गुड, यही होता है। इतना देर से क्या है, उल्टे पढ़ लो। हाँ, विधायिका, संसद तो विधायिका ना है जी, कंसेप्ट ध्यान रखना है ना। लिखा हुआ है सब विधायिका। पहले तो ये समझ लिए, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ये लॉ को एग्जीक्यूट करता है। विधायिका का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ या मेकिंग ऑफ लॉ, ये कानून का निर्माण करता है। और न्यायपालिका का काम है रिव्यू ऑफ लॉ, ये कानून की समीक्षा करता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कार्यपालिका यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मंत्री परिषद, और उसके बाद महान्यायवादी। इसका मतलब यह हुआ कि 52 से 78 तक में इन्हीं लोगों का केवल चर्चा होगा और किसी का चर्चा नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ऑल आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सब जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका के सदस्य हैं। इसके अलावा जितने भी केंद्रीय अधिकारी होते हैं जी, सेंट्रल ऑफिसर्स, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सब भी अधिक क्या है, कार्यपालिका के हिस्सा है, क्योंकि इन सबका काम क्या है, कानून को लागू करना। तो ये सब कानून का लागू करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये लोग केंद्रीय कार्यपालिका है। आइए विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव में कौन है जी? लेजिस्लेटिव में है संसद, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, और इसके साथ ही लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, उसके सदस्य, उसके मेंबर्स, जो भी कानून बनाने के लिए काम करते हैं, वो सब जो है वो विधायिका के हिस्सा है। आपसे पूछा सकता है कि भारत की विधायिका कौन है, तो भारत की विधायिका संसद है। और बिहार की विधायिका कौन है जी? हाँ, बिहार विधानमंडल। हर स्टेट का अपना कानून होता है, बनता है, तो उसके स्टेट लेजिस्लेचर बनता है, और देश के लिए बनता है पार्लियामेंट में। तो संसद है, तो संसद जो है वो है हमारे देश में जहां पर कि सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, जहां पर क्या होता है, कानून का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। और न्यायपालिका, तो यूनियन जुडिशरी कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल गुड, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? 124 से 147। इसका मतलब ये हुआ, यहीं पे आपको समझ लेना है कि इस बीच आपको किसके बारे में पढ़ना है, इस बीच किसके बारे में पढ़ना है, और इस बीच किसके बारे में पढ़ना है। और ये सब आपको दिमाग में रखने से क्या होगा कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन करने में अच्छा रहेगा। आप ऑप्शन को छांट लीजिएगा कि ये तो यहाँ पे रहता है तो ये यहाँ पर नहीं सूट कर सकता, ये यहाँ पे रहता है यहाँ पे सूट नहीं कर सकता है। तो आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ आपको अपने दिमाग को इम्प्लीमेंट करना है कि भाई कहाँ पे कौन सी चीजें फिट बैठ रही हैं, उसके साथ उसको याद रखना है, ताकि लॉजिकली भी आप आंसर को खोज पाए और कनेक्ट कर पाए। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो हमको नहीं आता है, लेकिन फिर भी राइट आंसर लग जाता है। तो राइट आंसर इसलिए नहीं लगता है कि आपको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, राइट आंसर बस इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने पढ़ाई को इतने डायनेमिक्स तरीके से किया हुआ है कि आप आंसर को कनेक्ट कर लेते हैं, खोज लेते हैं, है ना। अब खोजने का बस एक ही कारण है, कोई भी खोजता है बस इसी एक ही कारण से कि वो अपने पढ़ाई को जो पढ़ता है उसको बृहद तौर पे अपने दिमाग में शिफ्ट करता है, मतलब हर जगह से उसकी कनेक्टिविटी को लेता है और कनेक्टिविटी के बेस पे एलिमिनेट करके राइट आंसर्स को चूज कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे यानी कि राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।